अचर बहुपद। ये अगर आपसे कोई भी व्यक्ति अचर बहुपद के बारे में करे तो यहां पर चर नहीं है, एक्स वाई कहीं भी कंडीशन नहीं है, इसलिए ये अचर बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या होगा? जैसे एफ एक्स बराबर ए एक्स धन बी, देख लीजिए ए एक्स धन बी, ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद देख लीजिए, क्योंकि इनमें यक्स है, यक्स का घात 1 है। जब कोई भी एक्स वाई हो उसका घात 1 हो तो वह रैखिक बहुपद है। एफ एक्स बराबर, यहां भी ए इज नॉट 0 होगा, ए 0 होगा। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, ये देवघात बहुपद है, ये देवघात बहुपद है। यहां भी ए इज नॉट 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों? यह देवघात बहुपद है। आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहां पर इस पूरे जो आपका बहुपद है इसमें देखिए यक्स है, यक्स का अधिकतम घात कितना है? यक्स का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कह सकते हैं। त्रिघात बहुपद क्या कर सकते हैं? एफ एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, ए एक्स क्यूब धन बी एक्स स्क्वायर धन सी एक्स धन डी, यहां भी ए इज नॉट 0 होगा, ये त्रिघात है, त्रि बहुपद, ये आपके पास। आप समझ सकते हैं कि ये इतनी बातें जो है आपको ये बहुपद के बारे में, ये अचर बहुपद, अचर बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें यक्स है ही नहीं। ये रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें एक यक्स है, यक्स ही है, और इसका घात मैक्सिमम कितना है? 1 है, तो यहां पर ये रैखिक बहुपद। ये द्विघात बहुपद, इसमें भी यक्स अचर के चर के ऊपर जो होता है घात 2 है, ज्यादा से ज्यादा घात 2 है, इसे द्विघात। इसमें देखिए चर ए बी सी डी ये सब अचर है, यक्स क्या है? चर है, तो इसलिए इसका घात कितना है? 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गई। यहां पर बहुपद के बारे में हमने आप लोग को बतलाया कि बहुपद क्या होता है। अब देख लीजिए, हमने जो तीसरे वाले भाग में, बहुपद के तीसरे वाले भाग में आप देखेंगे तो वहां पर हमने एक जिक्र किया था शून्यांक। शून्यांक जैसे द्विघात और त्रिघात का शून्यांक के बारे में हमने चर्चा किया था कि शून्यांक होता क्या है, शून्यांक की कंडीशन क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि जैसे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी ये दिया है, इसका शून्यांक कितना होगा? शून्यांक की कंडीशन कहा था, तो इसका 2 शून्यांक होगा, 2 शून्यांक। अगर हम इसकी चर्चा करें तो 2 शून्यांक होगा। 2 शून्यांक की कंडीशन क्या होगी? अल्फा व क्या होगा? बीटा। क्या होगा? अल्फा व बीटा। इसका संबंध थोड़ा सा हमने बतलाया था, दोनों शून्यांकों का योगफल, दोनों शून्यांकों का योगफल अल्फा व बीटा, ये 2 शून्यांक होंगे, अल्फा व बीटा। आप जानते हैं कि यह द्विघात है, तो इसके लिए इसलिए इसके 2 शून्यांक होंगे। 3 घात होंगे, अगर चर राशियों का घात 3 होगा तो 3 शून्यांक होंगे। तो आप यह कह सकते हैं कि शून्यांकों का योगफल हमने दिखाया था आप लोग को -b/a, ये बात दिखाया था, और शून्यांकों का गुणनफल जो दिखाया था c/a दिखाया था। ये इतनी बात है। यदि आपको शून्यांक दिया रहे, शून्यांकों का संबंध दिया रहे, क्या दिया रहे? शून्यांक दिया रहे, जैसे अल्फा व बीटा का मान दिया रहे, अल्फा व बीटा दिया रहे, कहे कि द्विघात बहुपद बनाइए। पहले क्या दिया था कि द्विघात दिया था, उसका शून्यांकों का संबंध आपसे पूछ रहा था, संबंध आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपका संबंध क्या होगा? एक बार शून्यांकों का योगफल होगा, एक बार शून्यांकों का गुणनफल होगा।
लेकिन यहां पर शून्यांक दिया है। अब शून्यांक दिया है क्या है, शून्यांक दिया है, तो इसको कह रहा है कि ये चीज बना दीजिए, द्विघात बहुपद दे दीजिए। पहले क्या दिया था, द्विघात दिया था, कह रहा था शून्यांकों का संबंध बतलाइए। अब शून्यांक दिया है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद बनाइए। तो आप यहां पर कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, x माइनस अल्फा प्लस बीटा बगल में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका संबंध होता है। क्या होगा, इसका संबंध होगा। ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि एग्जाम्पल के आधार पर कैसे समझाया जा सकता। बात क्लियर है ना यहाँ तो चलिए देखिए, जैसे शून्यांक दे दिया, अल्फा बराबर 3 दे दिया और बीटा बराबर 2 दे दिया। पहला शून्यांक 3 दे दिया, दूसरा शून्यांक आप लोग को 2 दे दिया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं। तो अब बात हम आपको बतलाते हैं कि बहुपद बतलाने की कोशिश करेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होगा। पहले एक बार क्या करिए, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकल जाएगा, 3 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणते 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये देख लीजिए, आप लोग को यहां पर ये बतला दिया कि शून्यांकों का योगफल ज्ञात कर लिया, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में और बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले, दोनों शून्यांकों का योगफल आप लोगों ने कितना निकाला है, दोनों शून्यांकों का योगफल आपने 5 निकाला, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6 बराबर 0। ये आपका देख लीजिए द्विघात बहुपद बन गया। यहां पर 0 ना रखिए, 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये बातें आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इतनी कंडीशन। ठीक है, जब आपसे शून्यांक दिया रहे और कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यांक 2 दिया रहे, अल्फा व बीटा, ये शून्यांक है अल्फा व बीटा, तो आप लोग को द्विघात बहुपद निकाल देना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ेंगे कि हम ज्यामिति विधि से ज्यामिति ज्ञात करेंगे। बहुपद का ज्यामिति ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, आइए इस बात को आपको दिखाते हैं कि बहुपद का ज्यामिति होता क्या है और कैसे इसको लगा सकते हैं, कैसे नहीं लगा सकते हैं। आइए इस बात पर हम गौर करते हैं। देखिए ज्यामिति, यहां पर ये बातें गौर करना होगा कि ज्यामिति विधि से ज्यामिति का अर्थ, ये देख लीजिए, ज्यामिति का अर्थ हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा एकदम 0 लेवल से उठाएंगे आप लोग को ये बीच में, ताकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले देखिए ज्यामिति विधि का काम करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और एक क्षैतिज रेखा। ये आपका क्षैतिज रेखा है बेटा, ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये देख लीजिए, ये क्षैतिज। ये दोनों रेखाएं जहां पर काटती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। देख लीजिए मूल बिंदु, ठीक है, ये मूल बिंदु की कंडीशन कहते हैं। ये दोनों जहां रेखाएं, अब देख लीजिए, इसको x कहेंगे, x डैश कहेंगे, ऊपर y कहेंगे और नीचे y डैश कहेंगे। आप जरा गौर करिएगा, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दोनों रेखाएं जहां पर काटती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। बात क्लियर। अब उसके बाद देख लीजिए, ये मूल बिंदु O से क्षैतिज रेखा के दाहिने तरफ x से, मूल बिंदु O से बाएं तरफ x डैश से प्रदर्शित करते हैं और मूल बिंदु ऊपर की तरफ y से और नीचे की तरफ y डैश से। देख लीजिए, मूल बिंदु x से h की तरफ धनात्मक होता है, सभी मान धनात्मक रखेंगे। क्या रखेंगे, धनात्मक, सभी मान धनात्मक रखेंगे।
और मूल बिंदु से यक्ष तरफ क्षैतिज रेखा पर इधर ऋणात्मक रखेंगे। क्या रखेंगे? ऋणात्मक रखेंगे। और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ धनात्मक रखेंगे। ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। यहाँ पर ये धनात्मक मान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये ऋणात्मक रखेंगे। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है कि नहीं? ये बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। फिर से आप समझ लीजिए इस बात को, बार बार आप समझ लीजिए। जो आपको न समझ में आए बार बार समझिए, हम बार बार आपको समझाएंगे। देख लीजिए, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। अब देख लीजिए, मूल बिंदु कहते हैं। अब या यक्स मूल बिंदु O से यक्स की तरफ धनात्मक होता है, मूल बिंदु से यक्स डैश की तरफ ऋणात्मक होता है, मूल बिंदु से Y की तरफ क्या होता है? धनात्मक होता है, मूल बिंदु से Y डैश ऋणात्मक। इस पूरी रेखा को भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। और इस पूरे रेखा को कोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। भुज और कोट ये दोनों कंडीशन होती है, भुज और कोट, ठीक है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा जाता है, भुज कामा क्या? कोट। ये देख लीजिए, एक ब्रैकेट में लगा करके बंद कर दिया जाता है भुज और कोट की कंडीशन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई आपत्ति? तो देख लीजिए, भुज और कोट की। जैसे आपको मान दिया रहे, क्या दिया रहे? मान 6 यानी 5,4 दिया रहे, 5,4 दिया रहे। तो 5,4 दिया रहे, कहे कि आपको ज्यामिति भी नहीं, इसे निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। इसे जो होता है, इसे एक्स अक्ष वाई अक्ष भी कहते हैं, इसे भुज और कोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, इसे वाई अक्ष एक्स अक्ष भी कहते हैं, इसे भुज और कोट भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही, यही ग्राफ का है। अब देख लीजिए, भुज और कोट का मान दे दिया, भुज और कोट का मान। भुज का मान दिया है 5 और कोट का मान कितना दिया है बेटा? 4 दिया है। भुज और कोट का मान दे दिया, ठीक है। क्या दिया है? भुज और कोट के मान, भुज और कोट का मान दे दिया है। अब आप लोग को कहता है कि भुज और कोट दिया है, कहता है इस कोऑर्डिनेट पर, निर्देशांक ज्यामिति पर आप इसको जो है प्रदर्शित करिए, ज्यामिति पर प्रदर्शित करिए, इसको आकलन करिए इसका, ठीक है। तो हम देखिए, भुज का मान कितना है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है बेटा? पॉजिटिव। भुज का मान पॉजिटिव किधर होता है? O से x अक्ष की तरफ। निगेटिव किधर होता है? O से x अक्ष की तरफ, x अक्ष डैश की तरफ। अब देख लीजिए, अब यहां पर ये वाली पूरी रेखा भुज होती है, ये वाली पूरी रेखा कोट होती है। कोट धनात्मक किधर होता है? कोट ऋणात्मक किधर होता है? भुज धनात्मक किधर होता है? ऋणात्मक किधर होता है? तो अब यहां पर आपको देखना होगा कि भुज का मान कहां प्रदर्शित करेंगे? इस रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, क्षैतिज वाली रेखा पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्षैतिज वाली रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, यहां से धनात्मक, इधर से ऋणात्मक। तो भुज का मान क्या है? भुज का मान क्या है? आप यहां पर ये बातें समझ सकते हैं कि भुज का मान है क्या। भुज का मान धनात्मक है, तो भुज का मान जब धनात्मक 5 है तो 5 अंक तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये देख लीजिए, भुज का मान धनात्मक है, 5 अंक यहां लगा दिया, इसको कट कर दिया। अब कोट का मान क्या है? धनात्मक, ये भी है। धनात्मक किधर से प्रदर्शित को? 1 2 3 4, देख लीजिए 4 यहां कर दिया। अब ये दोनों रेखाएं ऐसे डाट 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 इसको कर देंगे और डाट 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 इसको कर देंगे। ये जहां पर भी काटेंगे, यही 5 का मान कितना हो गया? 4, ये प्रदर्शित हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पर आप ये बातें गौर कर सकते हैं कि कैसे हमने दिखाया कि भुज और कोट के मान कैसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना बातें। देखिए, अब जैसे आपको और दे दिया, क्या दे दिया? -3,2 दे दिया, -3,2। अब जरा ये बात सोचिए कि भुज का मान क्या है? ऋणात्मक है, और कोट का मान क्या है? धनात्मक है। यहां पर धन है, देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं, ये भुज है बेटा और ये कामा कोट है, ठीक है। भुज और कोट की कंडीशन। आप जरा इस बात को समझिए कि भुज क्या है? ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक किधर जाएगा? देख लीजिए, मूल बिंदु से x डैश अक्ष की तरफ कई अंक तक जाएगा बेटा? 3 अंक। 1 2
3 यहां कट कर देंगे। और कोड के मान क्या है, धनात्मक है, कई अंक तक, ऊपर 1 2 देख लीजिए, यहां पर ये जाएगा। अब देख लीजिए, इसको डॉट डॉट ऐसे मिला देंगे और इसको यहां पर मिला देंगे, तो यही -3 कामा कितना हो गया, 2 हो गया। ये बातें कर दी है ना। अब देख लीजिए दूसरी बात और आपको दे दिया, और दे दिया, क्या दे दिया, -2 कामा -1 दे दी, तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए ऐसे इसी ढंग से जो होता है सभी आपको ग्राफ पे रखना होगा। देख लीजिए -2 -1 दिया है, -2 -1 की कंडीशन है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, -2, ये भुज का मान क्या है, ऋणात्मक है, कई अंक तक जाएगा, -2 यहां तक, 1 2 ये देख लीजिए, ये अब उसके बाद देख लीजिए कई अंक तक, ये कोड के मान क्या है, ऋणात्मक है, कई अंक तक, 1 तक ले जाइए। अब यहां से ये इसको गिरा दीजिए और यहां से ये इसको गिरा दीजिए, देख लीजिए यहां पर ये काटती है, -2 कामा -1 हो गया, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए एक और प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है, जैसे -3 कामा -4, ये देख लीजिए -3 कामा और 3 कामा -4 दे रहा है, ये देख लीजिए 3 कामा -4 दे रहा है। अब यहां पर इस बात को गौर कर सकते हैं, 3 कामा -4 दे रहा है, कह रहा है कि इसको निर्देशांक ज्यामिति पर या ज्यामिति पर इसको प्रदर्शित करिए, ठीक है, ज्यामिति पर प्रदर्शित करिए। तो आप यहां पर इस बात को गौर कर लीजिए, ज्यामिति पर प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। तो भुज का मान क्या है बेटा, धनात्मक है, और कोड के मान क्या है बेटा, ऋणात्मक है। देख लीजिए धनात्मक कई अंक तक है, 3 अंक तक, 1 2 3, यहां पर 3 कर दिया, और यहां पर कोड के मान क्या है, ऋणात्मक है, तो कोड के मान ऋणात्मक कहां होता है, मूल बिंदु से कहां होता है, नीचे की तरफ होता है, वाई डैश की तरफ होता है, कई अंक तक ले जाओगे, 4 अंक तक, 1 2 3 4, देख लीजिए ये ऐसे इसको बढ़ा दीजिए, और ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे बढ़ा देंगे, जहां पर ये काटेंगे वहीं पर 3 कामा -4 हो गया। ये बात देख लीजिए, हमने आपको सभी पूरे भुज और कोड को प्रदर्शित कर दिया। अब आप जरा सोचिएगा कि यहां पर ये प्लस और प्लस है, जिसमें प्लस और प्लस होता है उसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश होता है। जिस भुज और कोट में जिसमें प्लस और प्लस दोनों मान प्लस प्लस रहेंगे वो प्रथम चतुर्थांश होता है। क्या होता है बेटा, प्रथम चतुर्थांश की कंडीशन करता है कि जब भुज और कोट का मान दोनों धनात्मक होगा तो वो प्रथम चतुर्थांश में जाकर के बैठेगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन क्या होता है, जिस कोष्टक में माइनस और प्लस होता है, यानी यह देख लीजिए माइनस, भुज का मान ऋणात्मक और कोट के मान धनात्मक होता है, वह द्वितीय चतुर्थांश होता है। क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है, देख लीजिए ये द्वितीय चतुर्थांश। बात क्लियर हो गया। जिस कोष्टक में माइनस पहले भुज का मान ऋणात्मक और कोट का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, वो द्वितीय चतुर्थांश। जिसमें माइनस कामा माइनस दोनों मान, भुज और कोट का मान दोनों ऋणात्मक होगा, वो तृतीय चतुर्थांश होगा। क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश होगा। ये कंडीशन आप देख सकते हैं, तृतीय चतुर्थांश की कंडीशन करेगा। जिसमें प्लस फिर माइनस होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश होगा। देख लीजिए ये कंडीशन, चतुर्थ चतुर्थांश। अब आप लोग यहां पर ये बातें गौर कर सकते हैं। आप लोग को हमने सिखलाया कि आप कैसे इस ग्राफ को प्रदर्शित कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होगा, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस माइनस होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होगा। तो हम आपको एक कंडीशन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए हम आपको क्या बतलाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए कैसे हम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, देखिए आपसे कोई पूछ लिया कि ये किस चतुर्थांश में बैठेगा, जैसे 5 कामा 6 किस चतुर्थांश में बैठेगा। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ये प्रथम हो गया, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश।
इसमें क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। अब देख लीजिए, जैसे आपसे यह कह दिया कि भाई 5,6, जैसे आपसे कह दिया -3,7, ये पास टू है, दोनों मान, भुज और कोट का मान दोनों पास टू है, तो इसलिए प्रथम चतुर्थांश बैठेगा। ये माइनस है और ये प्लस है, इसलिए यह द्वितीय चतुर्थांश बैठेगा, द्वितीय में बैठेगा। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश बैठेगा। अब जैसे आप लोग से कह दिया कि -6 -3 है, अब ये किस चतुर्थांश बैठेगा? देख लीजिए, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, ये तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। जब आपका भुज और कोट दोनों ऋणात्मक हो तो वो तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। अब देख लीजिए, यहां पर कर सकते हैं कि जैसे प्लस हो और ये माइनस हो, ये चतुर्थ है, चतुर्थांश पद। जैसे आप लोग को यहां पर 6,-8 देने, देख लीजिए, ये हमने आपको ग्राफ आपको बतला दिया कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश में बैठेगा। तो यहां तक की बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ग्राफ आपको दिखाना चाहते हैं। पुनः एक बार रिवाइज करते हैं आप लोग के बीच में। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखा को भुज भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। भुज और कोट एक कोष्टक में रखा जाता है। भुज और कोट कहां रखा जाएगा? एक कोष्टक में रखा जाएगा। मूल बिंदु से इसको बांट देते हैं। मूल बिंदु से दाहिने तरफ, क्षैतिज रेखा के दाहिने तरफ यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। इधर मान धनात्मक होता है। मूल बिंदु से क्षैतिज रेखा का बाएं तरफ जो होता है यक्ष डैश से प्रदर्शित करते हैं, ये ऋणात्मक होता है। यहां से यहां तक ये ऋणात्मक है, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक होता है। अब मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y अक्ष की तरफ जो होता है धनात्मक होता है। मूल बिंदु से नीचे की तरफ y डैश अक्ष की तरफ ऋणात्मक होता है। एक कोष्टक में ये इस प्लस प्लस वाले मान को यहां पर भुज और कोट दोनों धनात्मक आएंगे। देख लीजिए, भुज और कोट धनात्मक। यहां पर क्या आएंगे? भुज, पहले भुज लिखा जाता है, फिर बाद में कोट लिखा जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश, प्लस प्लस वाले प्रथम चतुर्थांश, माइनस और प्लस वाले द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस वाले तृतीय चतुर्थांश, और प्लस और माइनस वाले चतुर्थ चतुर्थांश में बैठेंगे सभी मान। ये हमने आप लोग को ग्राफ दिखाया। अब आपको बहुपद का ग्राफ कैसे होगा, ये लास्ट पोजीशन यही है। बहुपद की ग्राफ कैसे होती है, जरा इस बात को आपको गौर करिए कि बहुपद का ग्राफ बनाना कैसे पड़ेगा। आइए हम आपको दिखलाते हैं कि बहुपद का ग्राफ कैसे करेंगे। कौन सा बहुपद ले लें? रैखिक बहुपद एक ले लीजिए। रैखिक बहुपद के आधार पर उसको आप ग्राफ पे प्रदर्शित करना है, देख लीजिएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि रैखिक बहुपद की कंडीशन क्या होगी, क्या नहीं। जरा सोचिए इस बात को। एक सरलतम भाषा में हम आपको बतलाएंगे कि ये रैखिक बहुपद है। f(x) बराबर 3x धन 2, ये रैखिक है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये रैखिक बहुपद है। अब इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करना है, ज्यामिति पर इसको प्रदर्शित करना है, ज्यामिति पर इसको दिखाना है। तो आप f(x) बराबर आप मान लीजिए y, क्या मान लेते हैं? तो y बराबर 3x प्लस क्या हो गया 2। कोई दिक्कत यहां तक? हमारे ख्याल से तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देख लीजिए, इस बात को आप समझ लीजिए। f(x) बराबर हमने मान लिया, f(x) बराबर जो हमने माना, क्या मान लिया? f(x) बराबर y मान लिया, तो y बराबर। अब जरा गौर करिएगा, हम एक बॉक्स बनाते हैं। देख लीजिए, हम एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें x y x, y ये रखते हैं, x, y। देख लीजिए यहां पर, ठीक है। यहां पर x का मान इच्छानुसार रखिए। क्या रखिए? x का मान इच्छानुसार रखिए। 1 2 3 कुछ भी रखिए, वो आप x के अनुसार इच्छानुसार रखिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, y का मान हमेशा पूर्ण रूप में आवे।
y का मान हमेशा पूर्णांक आवे, ये नहीं कि अंश बटे हर के रूप में आवे। अगर अंश बटे हर के रूप में आता भी है तो अंश बटे हर के रूप में आता है तो हर हमेशा 2 आना चाहिए, ऐसा कंडीशन माना गया है कि ऐसा देना पड़ेगा। फिर से हमारी बात को समझ लीजिए, x का मान अपनी इच्छानुसार रखो, हल करने पर y का मान एक पूर्णांक के रूप में आवे, पूर्ण रूप में, अंश बटे हर के रूप में नहीं आवे, पूर्ण रूप, सिर्फ अंश के रूप में आवे, पूर्ण रूप से आवे। अगर गलती से अंश बटे हर के रूप में आता भी है तो हर हमेशा 2 आना चाहिए, ऐसा कंडीशन लागू करना होगा आपको। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लिख लीजिए, x का मान चाहे जो रखिए, 1 रखते हैं हम, यहां पर x का मान 1 रखते हैं, तो y बराबर 3 गुणते 1 प्लस 2, तो y बराबर 3 1 के 3 हो जाए प्लस 2, तो y बराबर कितना आ गया 5, तो y का मान कितना आ गया 5, तो यहां पर 1 कामा 5 रख सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात क्या रख सकते हैं, y का मान -1 रख दीजिए, x का मान -1 रख दीजिए, देख लीजिए -1 रख दिए, चाहे जो भी आप रखिए, तो देख लीजिए 3 गुणते -1 प्लस 2, तो y बराबर कितना कर देंगे 3 3 1 के 3 -3 हो जाएगा प्लस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा -1, तो -1 आ गया, तो ये -1 आ गया। अब क्या रखेंगे, y का मान क्या रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं, तो x का मान हम 2 रख देते हैं, देख लीजिए 2 रखते हैं, 3 गुणते 2 प्लस 2, तो y बराबर कितना 3 दूनी 6 प्लस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, तो 8 हो गया, ये 2 कामा 8 हो गया, ये देख लीजिए। अब ये वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको आपको प्रदर्शित करना है, कहां प्रदर्शित करना है, इसको आपको प्रदर्शित करना है कि ये कंडीशन कैसे हो सकती है कैसे नहीं, तो यहां पर हम आपको प्रदर्शित करके दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, या यहां पर दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये x डैश y डैश, देख लीजिए यहां पर ये मूल बिंदु हो गया, ये इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। ठीक है, बात क्लियर है। फिर समझ लीजिए, इधर धनात्मक होता है, आपको हमने बताया अभी, इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। बात क्लियर है। अब देख लीजिए, चलिए 1 कामा 5 ये दोनों धनात्मक हैं, क्या क्या 1 कामा 5, देख लीजिए आपको प्रदर्शित क्या करना है, प्रदर्शित करना है 1 कामा 5 को और -1 कामा -1 को और 2 कामा 8 को, यही प्रदर्शित करना है। तो आप चलिए देख लीजिए 1 कामा 5, 1 2 1 यहां पर पहला ही, देख लीजिए 1 यहां हो गया, 5 भुज कोट के मान 5 है, 1 2 3 4 5, यहां पर ये कर दिया, ये 5 हो गया। तो अब इसको गिराएंगे, यहां पर गिराएंगे तो आप देख लीजिए यहां पर लिख सकते हैं 1 कामा 5 लिख दिया। चलिए, ये आप अपने कॉपी पर फित्ती से रखेंगे तो ज्यादा सही समझ में आएगा। अब यहां पर -1 तो -1 ये कर देंगे, -1 ये कर देंगे, ये देख लीजिए ये दोनों जहां पर मिला देंगे, ये आपका हो गया -1 कामा -1, देख लीजिए -1 कामा -1, और 2 कामा 8, 2 धनात्मक है, 2 यहां पर कर देंगे, 8 कहां 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लीजिए इसको यहां पर ये कर देंगे, इसको यहां पर ये कर देंगे, ये 2 कामा 8 हो गया ये। अब देख लीजिए एक सीधी रेखा दे रही है, इसी से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही दिशा में चल रहा है। ठीक है, जब एक सीधी रेखा देगी तब आप समझ सकते हैं कि ये आंसर सही दिशा में। ठीक है, ये हमने आपको यानी रैखिक ज्यामिति अर्थ बताया, रैखिक ज्यामिति अर्थ आपको कैसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, अगर ऐसे सवाल आपको करना है तो आप कमेंट जरूर करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि कहां आपको नहीं समझ में आ रहा है